Good morning, everyone. Welcome to the OR lecture. We have already studied Operation Research LPP formulation chapter. We have already gone through with the LPP graphical method. इन दोनों में अगर अभी कोई डाउट है तो वी कैन सॉल्व इट एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन और डाउट नहीं है तो जस्ट DM me with no doubt, sir, and then I'll start with simplex method. It is also a linear programming question. So if you have any doubts, please share, ask, and if you don't have any doubts, then please reply with a chat stating no doubt, sir. Let us continue with the third method of linear programming, that is simplex method. सिंप्लेक्स मेथड में वी हैव समथिंग कॉल्ड स्लैक्स एंड इसी वजह से हमारा एक एडिशनल स्टेप बढ़ जाता है. सो व्हेन डिसीजन वेरिएबल्स आर मोर देन 2 वी ऑलवेज यूज सिंप्लेक्स मेथड. जब डिसीजन वेरिएबल्स 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तभी हम सिंप्लेक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं. स्लैक वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स एडेड टू. अब यहाँ पे दो चीज है, याद रखिएगा. एक, to a less than equals to constraint to convert it into an equation. कोई लेस देन इक्वेशन वाला कंस्ट्रेंट है तो उसमें एडिशन होगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्लैक वेरिएबल. अब स्लैक वेरिएबल क्यों कहते हैं? स्लैक में से अगर एस निकाल देंगे तो लैक होगा. लैक का मतलब है कुछ ना कुछ तो कम है. तो जब कुछ चीज कम है तो हम क्या करेंगे, उसमें एडिशन करेंगे. लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ सॉल्ट इन योर फूड, लैक ऑफ दिमाग हो सकता है बट वो ऐड नहीं कर सकते, ऑलरेडी एडेड है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा. तो स्किल्स है या फिर बाकी जो भी चीजें जो हमारे लिए लैक है उसको हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल हम ऐड करेंगे और वो वेरिएबल को हम एस से डिनोट करते हैं. तो जब लैक के आगे एस लग जाता है तो इट बिकम्स स्लैक वेरिएबल. और जब एडिशन की बात करेंगे तो लेस देन कंस्ट्रेंट में होगा. जब कोई चीज कम होगा तभी हम वो वेरिएबल्स ऐड करेंगे. नाउ अ स्लैक वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अनयूज्ड रिसोर्सेस. ठीक है, हमारे पास स्किल्स होंगे बट हमने यूज नहीं किए हैं. हमारे पास टैलेंट होगा, हमने यूज नहीं किया है. ठीक है, तो वो स्लैक वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसा कोई चीज जो पहले आपको लग रहा था कम है, विच इज अनयूज्ड. ठीक है. सेकेंड, अ स्लैक वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूट्स नथिंग टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. स्लैक वेरिएबल जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को और किसी को नहीं कंट्रीब्यूट करता हो. ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू. ये हो गया स्लैक वेरिएबल. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सरप्लस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर देन इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट टू कन्वर्ट इट इनटू एन इक्वेशन. ठीक है, तो हमारे पास देखने के लिए दो तीन चीजें हैं जो हम एनोटेशन से यहाँ पे दिखा सकते हैं. नंबर वन, हमें ऐड करना है, ठीक है, जब लेस देन इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट होगा. ठीक है, और हमें सब्सट्रैक्ट करना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेरिया कंस्ट्रेंट होगा तो. ठीक है, अब जब लेस देन इक्वल टू होगा यानी कुछ ना कुछ तो कमी है, तो यहाँ पे हम इसे लैक और एस से डिनोट करते हैं इसलिए स्लैक कहेंगे. और यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है, कुछ चीजें ज्यादा है तो इसे हम एस सरप्लस से डिनोट करेंगे. सो एस एस दोनों एस है, कोई कंफ्यूजन मत रखना. slack is less than equals to and we need to add one more variable and सरप्लस में हमारे पास कुछ ज्यादा है तो वी नीड टू सब्सट्रैक्ट वन मोर वेरिएबल जो एडिशनल वेरिएबल है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं हमारे पास? हम लोग जब खाना खाते हैं तो प्लेट में चपाती ज्यादा है, सरप्लस है, निकाल के रख दो, मेरे से होगा नहीं. ठीक है, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या फिर इंसान ऐसे होता है कि उनको लगता है कि दे आर गुड पब्लिक स्पीकर और डिसीजन मेकर, तो इस चक्कर में वो बहुत कुछ बोल जाते हैं. ठीक है, तो वो जो एडिशनल चीजें है, ठीक है, वो हमें कम करना है. इसलिए हम हमारे दोस्तों को भी बोलते हैं कि जरा कम कर कुछ तो हमारे लेवल में आएगा. ठीक है, नाउ कम कैन बी योर एटीट्यूड, कैन बी योर ईगो, कैन बी योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कैन बी एनीथिंग. ठीक है, सो
जो चीज ज्यादा है उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सरप्लस वेरिएबल हमारे पास मिलेगा। देन a surplus variable represents an excess above constraint requirement level। हमारा जो constraint है उसके requirement level से बहुत ज्यादा available है हमारे पास वो, और surplus variables contribute to the calculated value of objective functions। ठीक है, दोनों ही contribute करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के वैल्यू को क्या कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा कैलकुलेटेड वैल्यू, दोनों सेम ही चीज है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के वैल्यू को हम कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा स्लैक, हमारा सरप्लस वेरिएबल्स। देन बेसिक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है और कैसे ऑब्टेन करते हैं? दिस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय सेटिंग एनी n वेरिएबल अमंग m plus n variables which equals to 0 and solving for remaining m variable provided the determinants of the coefficient of this variable is non-zero. Such m variables are called basic variables and remaining n zero valued variables are called non-basic variables। ठीक है, दो बेसिक वेरिएबल्स है, एक तो m जिसको हम बेसिक वेरिएबल बोलेंगे और n है जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे हम एक n वेरिएबल को सेलेक्ट करके जो कि इक्वल टू 0 है, और वो सॉल्व करेगा हमारे रिमेनिंग m वेरिएबल से लेकर। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये थियोरेटिकली इतना ही समझना है आपको, जब हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन तब आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे सॉल्व करते वक्त बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा। देन सेकंड वन इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। So it's a basic solution which also satisfied the non-negativity restriction। तो यहाँ पे हमारे जो कंस्ट्रेंट है वहाँ पे x1 x2 इक्वल्स टू 0 लिखता है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो नॉन नेगेटिविटी वाला हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन उसे भी सेटिस्फाई करता है, उसके जो एरियाज है उसमें भी वो आता है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन है हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड में, एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी एक कंसेप्ट हमारे पास है सिंप्लेक्स मेथड में एलपीटी के। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो दो तरीके, नंबर वन डीजनरेट्स बीएफएस एंड सेकंड नॉन डीजनरेट बीएफएस। So if one or more basic variables are zero, then it is degenerated basic feasible solution। ठीक है, जब कोई भी एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हमारे पास जीरो का है तो वो डीजनरेटेड होगा, एंड ऑल बेसिक वेरिएबल्स आर नॉन जीरो तो वो नॉन डीजनरेटेड बीएफएस होगा। सो जो भी बेसिक वेरिएबल्स है वो अगर नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, या तो प्लस में है या तो वो माइनस में है, वो नॉन डीजनरेट बीएफएस। इतना ही याद रखना है, कोई भी वेरिएबल अगर जीरो है तो वो डीजनरेटेड है, जीरो नहीं है तो नॉन डीजनरेटेड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। Now next one is optimal BFS। BFS which optimize the objective functions। मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया है, चाहे वो मैक्स का हो या फिर मिनिमम z का हो, तो उसको हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। सो दीज ऑल आर नथिंग बट कंसेप्ट जो हमारे एग्जाम्पल्स में हमें दिखेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास मैक्स जेड इज इक्वल टू 13x1 प्लस 11x2, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट उन्होंने लिया है 4x1 प्लस 5x2। ये एग्जाम्पल है, इसमें डायरेक्टली उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया है, ये फिजिबल जो हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिमल बीएफएस उसका ही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो 4x1 plus 5x2 is less than equals to 1500, 5x1 plus 3x2 is less than equals to 1575, x1 plus 2x2 is less than equals to 420, x1 x2 is greater than equals to 0। तो यहाँ पे जो x1 दिख रहा है वो शायद आपके लिए स्लैक वेरिएबल हो सकता है, तो वो जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे लिए, एंड देन हमारे पास स्टेप्स दिए गए हैं। अब सिंप्लेक्स जो मेथड के क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट इनटू इक्वालिटी बाय द यूज ऑफ स्लैक वेरिएबल। क्वेश्चन एक बार देख लेंगे फिर से। मैक्स जेड हमें दिया है, कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं दिया है, और हमें डायरेक्टली सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हैं। ठीक है, 3 कंस्ट्रेंट है हमारे पास एंड एक नॉन नेगेटिविटी। तो कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट इनटू इक्वालिटीज बाय यूज ऑफ स्लैक वेरिएबल। ठीक है, सो स्लैक वेरिएबल 3 वेरिएबल्स हमारे पास है, तो 3 स्लैक वेरिएबल्स लेंगे, S1 S2 S3।
right? So introducing these slack variables into the inequality constraint and rewriting the objective function such that all variables are on the left hand side of the equation, right? So हमारे पास है हमारे objective function that is z minus 13x1 minus 11x2 is equal to 0. क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे मैक्स z हमने लिखा था क्वेश्चन में और 13x1 प्लस 11x2 है। अब हमें जो राइट हैंड साइड का है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेना है और लेफ्ट हैंड साइड का जो है राइट हैंड साइड में लेना है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा प्लस और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि इंट्रोड्यूसिंग दिस स्लैक वेरिएबल्स into the inequality constraint and rewriting the objective functions। हमारा जो objective function है उसे हमें rewrite करना है in such that all variables are on the left hand side of the equation। जितने भी variables है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे इक्वेशन के। तो z हमारे पास ऑलरेडी था, हमने यहाँ पे 0 लिया और यहाँ के राइट हैंड साइड के जितने भी वेरिएबल्स थे हमने उसे उठाया और लेफ्ट हैंड साइड में लिया। तो प्लस के माइनस हो गए और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो इतना जो पोर्शन है हमारा ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन गया, इक्वालिटी में आ गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है हमारे पास कुछ, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है 4x1 प्लस 5x2। अब क्वेश्चन देखेंगे फिर से जी, देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है। अब यहाँ पे क्यों लेस देन इक्वल टू है? बिकॉज दो चीजें है x1 प्लस x2, वो लेस देन इक्वल्स टू 1500 है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्वालिटी है। अब इक्वालिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, जब लेस देन होगा तो S1 होगा स्लैक, ठीक है। लेस देन होगा तो एडिशन होगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस होगा। तो यहाँ पे लेसर साइन है, लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम एक और स्लैक ऐड करेंगे, एक और वेरिएबल हम ऐड करेंगे। तो देखिए 4x1 प्लस 5x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो 4x1 और x2 है ये तो हमें वैल्यूज है, S1 का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं जब 4x1 और 5x2 के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। Then 5x1 plus 3x2 plus s2 is equal to 1575. Then x1 plus 2x2 plus s3 is equal to 420. x1 x2 s1 s2 s3 is greater than equals to 0। अब नॉन नेगेटिविटी में भी हमें स्लैक्स वेरिएबल को कंसिडर करना है, ठीक है। तो जब सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम्स हम एलपीपी में सॉल्व करेंगे तो नॉन नेगेटिविटी में हमें जितने भी स्लैक वेरिएबल्स है, चाहे वो 3 हो 10 हो 15 हो, हमें सारे स्लैक वेरिएबल्स को कंसिडर करना है। तो x1 x2 s1 s2 s3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ ही रहा है। देन स्टेप नंबर 2, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। So one feasible solution that satisfy all the constraint is x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 and s1 is equal to 1500। ये हमारा एक पहला basic feasible solution है। And then s2 is equal to 1575, s3 is equal to 420 and z is equal to 0, ठीक है। अब बोलोगे सर ये 1575 कहाँ से आया? तो जी यहाँ से आया है 1575 और s3 का जो वैल्यू है वो 420 यहाँ से आया है, ठीक है। और z का जो वैल्यू है ये है 0, ठीक है। स्टेप 3, सेटअप एन इनिशियल टेबल एज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फाइंड किया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो वन फिजिबल सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। बिकॉज x1 x2 s1, यहाँ पे x1 और x2 का भी नंबर है जो कि 1500 में है। बस 1500 से जो भी ऊपर रहेगा 75 है क्योंकि वो S2 का वैल्यू है, ठीक है। x1 x2 का वैल्यू इस 1500 में आ गया तो S3 का वैल्यू 420 हो गया और Z का वैल्यू 0 हो गया। एंड देन थर्ड स्टेप जब देखेंगे इनिशियल फिजिबल टेबल, तो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। अब थोड़े एनोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारा रो है, ठीक है। ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स है, ठीक है। और बेसिक वेरिएबल्स में भी हमारे पास क्या है, z है,
S1 है, S2 है एंड देन S3 है। ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में S1 S2 S3 यानी तीन वेरिएबल्स के बारे में बोला है। हमने सॉल्यूशन की शुरुआत में ही तीन स्लैक वेरिएबल्स को कंसिडर किया है। तो ये बेसिक वेरिएबल्स। अब ये रो लेना है हमें, A1 B1 C1 D1। अब ये रोज जो है हमें डायरेक्टली नहीं लेना है ऐसे, ठीक है। हमें कंसिडर करना है A क्या है, B क्या है, C क्या है, राइट। बेसिक वेरिएबल्स हम डायरेक्टली ले सकते हैं एंड देन हमें देखना है कोएफिशिएंट। तो ये जो चीज है ये हमारी कोएफिशिएंट है। इतने सारे चीजें जो है ये हमारे कोएफिशिएंट है, जहाँ पे Z होगा, x1 x2 s1 s2 s3 भी होगा एंड देन हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये होगा और हमारा जो रेशियो है ये होगा। अब वो कैसे होगा कैलकुलेट करने पे हमें समझेगा। Z1 x1 माइनस 13 x2 माइनस 11 S1 S2 S3 ये कैसे आया सर? अब थोड़ा आगे पीछे हमारे स्लाइड्स को घूमना पड़ेगा। एनोटेशन को बंद करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z का, दैट इज -13x1 -11x2। तो यहाँ पे z का वैल्यू 1 लेंगे, x1 में क्या है 13 है, -13 है, x2 में क्या है जी -11 है। क्या वहाँ पे s1 s2 s3 का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, तो z में हम 0 0 0 लिखेंगे, ठीक है। और z का वैल्यू 1 क्यों लिया है? बिकॉज वहां पे z हमने ऑलरेडी डिनोट किया है। देखिए यहाँ पे ये z है, तो z जब इक्वेशन में आया है तो 1z होगा, x1 का वैल्यू 13 होगा माइनस में, x2 का वैल्यू 11 होगा माइनस में। सिंपल। तो हमने रो A1 कंप्लीट कर लिया। सॉल्यूशन 0 है, कोई रेशियो नहीं आएगा बिकॉज वहां पे कुछ वैल्यूज नहीं है। अब सेकंड S1 की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे z का वैल्यू कुछ है क्या? S1 में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है 1500 S1 के लिए, तो 4x1 है और 5x2 है। तो देखिए x1 का वैल्यू 4 हमने यहाँ ले लिया, x2 का वैल्यू 5 हमने यहाँ ले लिया और S1 भी लिया। S1 क्यों लिया? बिकॉज वो इक्वेशन में है। तो जब S या फिर कोई नंबर डिजिट या फिर अल्फाबेट होता है तो उसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे S लिया बिकॉज यहाँ पे S1 का वैल्यू 1 है। सो S1 में x का वैल्यू आया, x2 का वैल्यू आया, S1 का वैल्यू है, लेकिन S2 और S3 का वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वो इक्वेशन में देखा ही नहीं। और सर आप बोलोगे सर इक्वेशन में देखा नहीं है तो हम डैश डाल सकते हैं, लेकिन जब आप डैश डालोगे तो उसको मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे? तो इसलिए हमने उसको वैल्यू दिया है 0। और हमारे पास उसका जो सॉल्यूशन है वो है 1500, ठीक है। 1500 हमारा एक वैल्यू आ गया। ये हमारे सॉल्यूशन है, यहाँ तक हमारा क्लियर है कोई चीज? देन S2 में भी वही करेंगे। x1 का एक वैल्यू है, x2 का एक वैल्यू है, देन S1 0 S2 0 एंड S3 0। S3 का भी सेम वैल्यू है 1 2 एंड S3 में 1 लेंगे और 1575 है, 420 है, ठीक है। ये हमारा एक टेबल बन गया। अब देन स्टेप 4 में हमें क्या करना है? चूज द मोस्ट नेगेटिव नंबर फ्रॉम रो A1 दैट इज Z रो, देयरफॉर x1 इज एंटरिंग वेरिएबल। हमारा जो वेरिएबल है उसमें से एक नेगेटिव नंबर लेना है हमें, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे एंटरिंग वेरिएबल। तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव वेरिएबल कौन सा है? बड़ा वाला, वो भी, दैट इज -13x। चूज द मोस्ट नेगेटिव मतलब हायर क्वांटिटी वाला। सो -13 है और वो है x का, x1 का। सो देयरफॉर इट इज एन एंटरिंग वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है वो एंटरिंग वेरिएबल है। अब रेशियो सर कैसे कैलकुलेट करना है? तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो इस फॉर्मूला से हमें कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय x1 कॉलम, दैट इज x1 इज ग्रेटर देन 0। x1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सो सॉल्यूशन कॉलम में क्या है हमारे पास? 1500 है, 1575 है एंड 420 है। उसको हम डिवाइड करेंगे,
तो हमारे पास 1500 का एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप 1500 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 375 मिलेगा। 1575 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 315 मिलेगा। और 420 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 से तो 420 मिलेगा आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे सॉल्यूशंस को एक एक करके, हाँ देखिए 1500 को हमने डिवाइड किया 4 से। अब ये एंटरिंग वेरिएबल है इसलिए हमने x1 के वैल्यू लिए। वो शायद x2 का भी हो सकता है, ठीक है। तो x2 का अगर हो सकता था एंटरिंग वेरिएबल तो हम ये सारे डिजिट्स लेते थे, 5, 3 एंड 2। तो याद रखिएगा जब हम रेशियोज निकालेंगे तो हमें मोस्ट नेगेटिव नंबर देखना है और उसके जो वेरिएबल्स है उनको डिवाइड करना है सॉल्यूशन से। इतना क्लियर है? देन चूज मिनिमम रेशियो, दैट वेरिएबल दैट इज s2 इज अ डिपार्टिंग वेरिएबल। तो मिनिमम वेरिएबल हमें लेना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये s2 है, जो कि हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने देखा कि पहले तो हमें नेगेटिव नंबर को लेना है या फिर एंटरिंग वेरिएबल को लेना है। उसके बाद हमें रेशियोज को कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय x1 कॉलम। देन मिनिमम रेशियो को हमें सेलेक्ट करना है, चूज करना है, जो कि हमारा s2 वाला वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस स्लाइड में 3 चीजें देखी स्टेप 4 में। अब स्टेप 5 में क्या करते हैं, x1 बिकम्स द बेसिक वेरिएबल एंड s2 बिकम्स नॉन बेसिक वेरिएबल। तो x1 जो है हमारा बेसिक वेरिएबल हो जाता है और s2 जो है हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल हो जाता है। और उस हिसाब से हमारी नई टेबल जो है ये बनती है कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, आज के लिए हम इधर तक ही रुकेंगे, टेबल नंबर 1 तक। ठीक है, अब टेबल नंबर 1 तक क्यों रुकेंगे, बिकॉज एक तो सबसे पहली चीज 10 मिनट हमारे पास बचे हैं। ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन अगर एक ही बार में बता दूंगा सिंपलेक्स मेथड का तो कंफ्यूजन होने के चांसेस है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ टेबल जो है वो फिक्स नहीं है। कई बार आपको 5 बार टेबल ड्रॉ करने पड़ेंगे, कई बार 3, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन एंड डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन यू डिराइव। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन डिराइव करते हैं बिकॉज वेरिएबल्स है, कुछ कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के बेस पे हम वो सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। जस्ट इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि फाइनली सॉल्यूशन क्या आएगा। तो ये टेबल नंबर 1 है आपके स्क्रीन में। उसके बाद हम बेसिक वेरिएबल एंड नॉन बेसिक वेरिएबल लेकर नया टेबल बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे रोज होंगे, बेसिक वेरिएबल्स होंगे, कोएफिशिएंट होगा, सॉल्यूशन होगा, रेशियो, सारी चीजें सेम होंगी। देन जो नेक्स्ट टेबल बनेगा वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का बनेगा, जहाँ पे x1, x2 और z का हमें फाइनल वैल्यूज मिलेंगे। अब ये वैल्यूज मिलने के बाद हमारा जो आंसर है वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हम नया एग्जाम्पल लेंगे, फिर नए एग्जाम्पल में स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, फिर टेबल्स बनाएंगे। टेबल 2 बनेगा, टेबल 3 बनेगा एज पर रिक्वायरमेंट, टेबल 4 यहाँ पे बना है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के लिए, और देन हमारा सॉल्यूशन खत्म। तो टेबल कितने बनेंगे दैट डिपेंड्स कि आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कितना आएगा। तो टिल देन अब आपको इतना ही याद रखना है कि हमने एग्जाम्पल देखा, स्टेप 1 देखा, हमने कन्वर्ट किया सारे वेरिएबल्स को। अब हमारे टेक्स्ट बुक या फिर एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम अगर होता था तो आपको यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया जाता था, आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ता था जैसे हम फॉर्मुलेशन में करते थे या फिर ग्राफिकल मेथड में करते थे। और ये जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है वो आपका सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है, स्टेप नंबर 1, एंड देन यहाँ से स्टेप नंबर 2 आपका शुरू होता। ठीक है, सो यहाँ पे एक स्टेप है, फिर वो कन्वर्जन के बाद हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखना है, स्टेप 3 में इनिशियल टेबल देखना है, एंड इनिशियल टेबल को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जहाँ पे सॉल्यूशन और रेशियोज, बेसिकली हम यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव वेरिएबल्स को लेके या फिर एंटरिंग वैल्यूज को लेकर, और रेशियो का कैलकुलेशन लेंगे। एक बार हमें एंटरिंग वेरिएबल पता चला तो उसको डिवाइड करेंगे हम सॉल्यूशन से, एंड देन मिनिमम रेशियो लेंगे, जहाँ पे मिनिमम रेशियो जो है हमारा 315 है, जिनको हम बोलेंगे डिपार्टिंग वेरिएबल। सो x1 अगेन बिकम्स द डिपार्टिंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मिनिमम रेशियो टेबल जो है वो डिपार्टिंग वेरिएबल हो गया।
सो अभी इधर तक किसी को कोई डाउट है इस टेबल तक तो पूछिए। नेक्स्ट टेबल के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इन डिटेल फिर से, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टेबल आपको नहीं समझा तो सिंप्लेक्स वाले जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसा मौका है जहाँ पे आपको फिर से ओआर पढ़ने की एक मौका मिले, जैसे कि आप एमबीए इन फाइनेंस करोगे तो आपको फिर से ऑपरेशन रिसर्च होगा। यहाँ पे हमें रिटर्न बेसिस है, वहाँ पे कंप्यूटर बेसिस है, तो वहाँ पे सब कंप्यूटर में होगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है वो सेम होंगे। ठीक है, तो कोई डाउट है तो आप डीएम कीजिए चैट बॉक्स में, और अगर नहीं है तो हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं।